जय हिंद दोस्तों। चलिए तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन अर्थात यूएन भी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होती है सन 1945 में, और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था विश्व शांति, और इसकी स्थापना का एक और उद्देश्य था कि तृतीय विश्व युद्ध ना हो। चलिए तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से पूर्व भी कोई क्या ऐसा संगठन था। तो चलिए हम बात करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएन के गठन से पूर्व, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके गठन से पूर्व एक और संस्था थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद होती है। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 के बीच चलता है, और 1919 में एक वर्साई की संधि होती है। 1919 में वर्साई की संधि होती है। इस संधि के तहत जो लीग ऑफ नेशंस, इसकी स्थापना का उद्देश्य रखा गया था। लीग ऑफ नेशंस जिसे राष्ट्र संघ भी कहते हैं, इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद होती है और स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 को, जबकि इसकी स्थापना की जो नींव रखी गई थी वह वर्साई की संधि के बाद रखी गई थी। जो राष्ट्र संघ है अर्थात लीग ऑफ नेशंस, इसके संस्थापक थे वुडरो विल्सन, जो उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति थे। इसका मुख्यालय की चर्चा करें, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में था। और अब बात करते हैं जो लीग ऑफ नेशंस है ये बंद कब हो गया, तो 20 अप्रैल 1946 को हुआ। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि लीग ऑफ नेशंस इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था और ये बंद क्यों हो गया। तो राष्ट्र संघ जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इससे पूर्व लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। उद्देश्य था, क्योंकि इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी और इसका उद्देश्य था विश्व शांति बनी रहे और दूसरा विश्व युद्ध ना हो। परंतु इस संगठन में कुछ कमियां थीं और कुछ ऐसी चीजें थीं जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, और यही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है, और जिसके कारण जो लीग ऑफ नेशंस है यह सफल नहीं रहा। और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो राष्ट्र संघ की जगह संयुक्त राष्ट्र संघ एक नया संगठन बनता है, और जो राष्ट्र संघ का उद्देश्य था वही वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है, परंतु उसमें और इसमें बहुत सारे अंतर थे। अब बात करते हैं राष्ट्र संघ अर्थात अभी हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे हम यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, इसके बारे में हम संपूर्ण चीजें पढ़ने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। जैसे हमने बोला था आपसे कि लीग ऑफ नेशंस इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद होती है, और संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ को जो यूनाइटेड नेशन है यह नाम किसने दिया, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति थे, इन्होंने उनको यह नाम दिया। निर्माण के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण के लिए जो सम्मेलन हुआ था वह 21 अगस्त 1944 से 7 अक्टूबर 1944 के बीच चला, और यह जो सम्मेलन चला यह वाशिंगटन डीसी में चला, और अंततः 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो जाती है। अब बात करते हैं जब इसकी स्थापना हुई थी, तो स्थापना के समय जो संस्थापक देश थे वह 51 देश थे। अब बात करें कि पेपर क्या आता है कि 51वां देश कौन सा बना था, क्योंकि 26 जून 1945 तक, 26 जून अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अक्टूबर में होती है 24 अक्टूबर को, और 26 जून 1945 तक इस संगठन में केवल और केवल 50 देश थे। तो 51वां देश जो इसमें जुड़ा है उसका नाम है पोलैंड। यह 51वां देश था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश हैं वह 193 है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहां से लेकर यहां तक के संपूर्ण क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे गए हैं पेपरों में। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, और 193 सबसे पहले हम ये समझें कि वर्तमान में 193 देश हैं। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि 193वां देश कौन सा बना, या संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतिम सदस्य देश कौन है, तो वो है दक्षिणी सूडान।
दक्षिणी सूडान जो है यह 11 जुलाई 2011 को शामिल हुआ और यह अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। जैसे कि माना यह अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा देश था जिसका नाम था सूडान। इसके दो टुकड़े हो गए। अब एक उत्तरी सूडान और एक है दक्षिणी सूडान। तो उत्तरी सूडान को आज भी हम सूडान कहते हैं और दक्षिणी सूडान नाम से एक नया देश बना जिसे जो 2011 में संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ और यह सबसे नवीन देश है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय जो है वह कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। यह 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिला बना हुआ है और ये मैनहट्टन द्वीप पर। आपसे ये पूछ सकते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ बना हुआ है, तो न्यूयॉर्क में। कितने एकड़ जमीन पे बना हुआ है, तो 17 एकड़ जमीन पर। और यह कितने मंजिला है, तो 39 मंजिला है और उस द्वीप का नाम है मैनहट्टन द्वीप। अब बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, जब स्थापना हो रही थी उस समय यह 17 एकड़ जो जमीन है, यह जहां पर यह मुख्यालय बना है, यह किसने दी थी? तो जॉन डी रॉकफेलर नाम के एक व्यक्ति ने यह जमीन दान दी थी जहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बना है। अब बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज, तो ये ध्वज जो है ये ध्वज का चित्र है, आप गौर से देखें। और हम अब बात करते हैं कि इस ध्वज के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ध्वज है, ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली व श्वेत रंग की है, से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना है। जो जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसकी पृष्ठभूमि हल्की नीली है और श्वेत रंग से संपूर्ण विश्व का चित्र बना हुआ है। अब बात करें, यह प्रतीक दो जैतून की वक्राकार शाखाएं हैं। यहाँ पर दो जैतून की वक्राकार शाखाएं हैं जो ऊपर से खुली हुई हैं, खुली हुई हैं और उनके बीच विश्व का मानचित्र बना है। हम बात करें एक बार और आप देख लें कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ का जिसकी पृष्ठभूमि जो है यह आप देख ही पा रहे हो, हल्की क्या है? नीली चारों ओर। ये दो जैतून की शाखाएं हैं और इसके बीचों बीच ये सफेद रंग से विश्व का क्या बना हुआ है? मानचित्र बना हुआ है। इससे क्वेश्चन बार बार आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ध्वज है उसकी पृष्ठभूमि कैसी है, तो हल्की नीली है। किस चीज की शाखाएं बनी हुई, तो जैतून की शाखाएं हैं, ठीक है। और बीचों बीच श्वेत रंग से विश्व का मानचित्र बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं की चर्चा करें तो यहाँ की जो भाषाएं हैं, क्वेश्चन आएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं कितनी हैं, तो हम कहेंगे 6, परंतु ये 2 प्रकारों में अलग अलग बांटी गई हैं। एक कार्यालयीन भाषा, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय में प्रयुक्त होने वाली भाषाएं कौन कौन सी हैं, ये पूछ सकते हैं। तो इसके कार्यालय में प्रयुक्त 2 भाषाएं होती हैं जिनमें अंग्रेजी और कौन सी हैं? फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच ये संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यालयीन भाषाएं हैं क्योंकि यहाँ का पूरा कार्य इन्हीं 2 भाषाओं में होता है। अब बात करें मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं हैं, तो यहाँ पर मान्यता प्राप्त 4 भाषाएं हैं जिनमें चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश। 4 मान्यता प्राप्त भाषाएं। तो आपसे क्वेश्चन जैसा आएगा आप वैसा जवाब दोगे। आपसे पूछा जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो कितनी भाषा संयुक्त राष्ट्र में मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं हैं, तो 6 हैं। कुल कितनी हैं? 6, जिनमें से 2 कार्यालयीन भाषाएं हैं, बाकी सब मान्यता प्राप्त। तो कार्यालयीन भाषाएं ये हैं और मान्यता प्राप्त है ये भाषाएं हैं। तो 4 और 2 कितनी हो गई? 6। जैसा क्वेश्चन आएगा आप वैसा आंसर दोगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ की भाषाओं से कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट की चर्चा करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट, जैसे प्रत्येक देश का बजट होता है ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है उसका भी अपना बजट होता है। बजट पर विचार करने और उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी महासभा की है। इसका नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। हम बात करें कि महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसे बजट को प्रस्तुत करने, उसे अनुमोदित करने और अन्य सब चीजों की बजट से संबंधित सभी जिम्मेदारी महासभा को दी जाती है। बजट महासभा द्वारा ही पेश किया जाता है। अब हम बात करेंगे कुछ ही क्षणों बाद कि महासभा है क्या, तो एक उसका अंग है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। बजट में अंशदान, बजट में जो अंशदान होता है वह सबसे ज्यादा अंशदान अमेरिका देता है, फिर जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस आदि ये सभी देश, मतलब कहने का मतलब है जो बजट होता है उसमें सबसे बड़ा अंशदान अमेरिका, दूसरे नंबर पे जापान,
जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस। ये इनके क्रम आगे पीछे भी कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन नंबर 1 पर सदैव अमेरिका ही रहता है। अब बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, तो पेपर आएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं, तो आप आंसर दोगे कितने हैं, 6। अब एक एक अंग के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सा अंग क्या है। तो इसके अंगों की चर्चा करें। पहला अंग महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। एक एक अंग को हम कंप्लीट पढ़ेंगे और जैसे हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ हमारा संपूर्ण टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हम बात करें महासभा की। जो महासभा है यह सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। महासभा में प्रत्येक जो 193 देश हैं, सभी देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। प्रत्येक देश 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। जैसे कि कोई भी देश हो, जैसे भारत है, भारत महासभा का एक सदस्य है और यह भारत से वहां पर 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, लेकिन इनका जो वोट है वह एक ही माना जाता है। हम बात करें दूसरा, निर्णय के लिए। अगर महासभा में कोई निर्णय होता है तो निर्णय के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। कोई भी निर्णय हो उसे पास करवाने के लिए महासभा में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। नियमित सत्र हर साल सितंबर माह में के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य चलता है। मतलब प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य तक चलता है। ये निश्चित होता है, हर वर्ष ये नियमित सत्र लगते हैं। नियमित सत्र के अलावा नियमित सत्र की शुरुआत महासभा के नए अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और महासभा की 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव करती है। ये पावर है, ये किसकी पावर है, महासभा कि महासभा किस किस को चुनती है। तो महासभा की जो शुरुआत होती है या सबसे पहले नए अध्यक्ष को चुनती है, 21 उपाध्यक्षों को चुनती है महासभा ही, और महासभा की 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव भी कौन करती है, महासभा। महासभा इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है। महासभा विशेष सत्र भी बुला सकती है। मतलब जो नियमित सत्र होता है सितंबर से दिसंबर माह के बीच, उसके अलावा एक विशेष सत्र, जैसे कोई विश्व में आपातकाल कोई भी प्रॉब्लम आती है, विश्व स्तर पर कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कोरोना जैसी महामारी आ गई, तो ऐसी कंडीशन में महासभा विशेष सत्र बुला सकती है। सुरक्षा जो विशेष सत्र बुलाएगी यह सुरक्षा परिषद के आग्रह पर ही बुला सकती है। अब बात करें सुरक्षा परिषद के बारे में, तो अभी नहीं, पहले महासभा को कंप्लीट करें, फिर सुरक्षा परिषद हमें अलग से पढ़ेंगे कि सुरक्षा परिषद आखिर है क्या। हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश। जो महासभा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश, नए देशों की सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति, राष्ट्र संघ का बजट आदि महासभा के कार्य हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, पेपर में कई बार आता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश या नए देशों की सदस्यता को कौन यह इनको सम्मिलित करना या नए देश अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश की नियुक्ति करना, नए देशों की सदस्यता दिलाना या उनको शामिल करना, यह किसका कार्य है, तो यह किसका कार्य है, महासभा का। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं अब्दुल शाहिद मालदीव के हैं। अब्दुल शाहिद हैं इसके अध्यक्ष और ये कहाँ के, मालदीव के, और ये 2021 से अभी तक बने हुए हैं। ये हर वर्ष मतलब हर 2-4-5 साल में बदल जाते हैं, तो ये आप लोग को करंट में देखते रहना है। महासभा को विश्व की लघु संसद कहते हैं। पेपर में कई बार आ चुका है कि विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग हैं उनमें से एक अंग है महासभा, जिसे विश्व की लघु संसद कहते हैं। हम बात करें नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें महासभा जो है, महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो ये पहली महिला अध्यक्ष है विजया लक्ष्मी पंडित। ये 1953 में बनी थी और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है और ये संयुक्त राष्ट्र संघ का 68वां सत्र था। बहुत ही वेरी आईएमपी क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो विजय लक्ष्मी पंडित बनी, जो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और ये 1953 में बनी। कई बार पेपर में आ चुका है, आप सिस्टमेटिक नोट्स बनाते जाना। अब बात करें हम सुरक्षा परिषद की, तो जो सुरक्षा परिषद है इसके अंतर्गत क्या क्या है, तो हम बात करें
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा इसकी मुख्य जिम्मेदारी होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा जो अंग है, पहला अंग था महासभा और दूसरा महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद। इसमें 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य को दो कैटेगरियों में बांटा गया है, 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी। स्थायी जो सदस्य होते हैं यह आजीवन लाइफ टाइम है, जब तक संयुक्त राष्ट्र संघ चलेगा तब तक यह 5 स्थायी सदस्य इसके स्थायी रहेंगे। अस्थायी सदस्य है प्रति 2 वर्ष के बाद बदले जाते हैं। हम बात करें स्थायी सदस्य, पेपर में कई बार आ चुका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, यह संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य हैं। और जो स्थायी सदस्य होते हैं इन्हें विशेष प्रकार का पावर होता है जिसे हम कहते हैं वीटो पावर। अस्थायी सदस्यों की संख्या देखें तो अस्थायी सदस्य जो 10 होते हैं वह अलग अलग महाद्वीपों से एक विशेष परिस्थिति के अनुसार आते हैं, जिन्हें आप समझें। महासभा के 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अस्थायी जो सदस्य हैं महासभा के 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। आपसे पूछ सकते हैं स्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए हैं, तो अपन कहेंगे उन्हें आजीवन, जब तक संयुक्त राष्ट्र संघ रहेगा तब तक यह स्थायी सदस्य रहेंगे। अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो यह मात्र 2 वर्ष के लिए। प्रत्येक वर्ष इन 10 में से 5 चुने जाते हैं, मतलब प्रत्येक वर्ष 10 में से कितने चुने जाते हैं, मात्र 5 चुने जाते हैं। यह चुनाव क्षेत्रीय आधार पर होता है, मतलब एक क्लियर रहता है कि इस क्षेत्र से इतने अस्थायी सदस्य ही चुने जाएंगे। जैसे कि हम बात करें अफ्रीकन गुट से 3 सदस्यों को चुना जाता है, जम्बू द्वीपीय गुट से अर्थात पश्चिमी यूरोपीय गुट, लैटिन अमेरिका व कैरेबियन गुट से 2 सदस्य चुने जाते हैं। जैसे कि इन्होंने बोला है जम्बू, देखो अफ्रीकन तट से, मतलब अफ्रीकन जो गुट है अफ्रीका महाद्वीप से 3 सदस्य यहाँ पर चुने जाते हैं, 10 में से 3। अब बात करें जम्बू द्वीपीय जो गुट है, जम्बू द्वीपीय गुट, पश्चिमी यूरोपीय गुट, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन गुट, इन सब से मिला के मात्र कितने चुने जाते हैं, 2 सदस्य चुने जाते हैं। अब बात करें हम नेक्स्ट है कि पूर्वी यूरोपीय गुट से मात्र कितना, 1 सदस्य। अब इनको हम विश्व के मैप में बताएंगे आपको कि अफ्रीकन गुट कहाँ पर है, जम्बू द्वीपीय गुट, कैरेबियन गुट या पूर्वी यूरोपीय गुट। लेकिन इनको देखने के बाद आपको पता चल रहा है कि यह किस तरह चुने जाते हैं। इनमें से किसी एक सदस्य का अरब से होना आवश्यक है। जो हमने अभी बताया है कि जितने भी 10 सदस्य चुने जाएंगे उनमें से कोई एक देश का अरब का होना आवश्यक है। हम बात करें अफ्रीका प्लस एशिया, इन दोनों देशों से 5 चुने जाते हैं। थोड़ा सा दूसरे प्रकार से समझाया गया है और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है ऊपर की अपेक्षा। अफ्रीका प्लस एशिया से 5 सदस्य चुने जाते हैं, पूर्वी यूरोप से मात्र 1 सदस्य चुना जाता है, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई से 2 देश और पश्चिमी यूरोप और अन्य से 2 देश, जो 5 और 1 6, 2 8 और 2 10। इस तरह ये 10 संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं और इनका कार्यकाल मात्र 2 वर्ष के लिए होता है। अब बात करें भारत, अस्थायी सदस्य वगैरह, भारत से महत्वपूर्ण कोई जो पॉइंट है उनको देखें। भारत पहली बार अस्थायी सदस्य बना था 1950 में। 1950 में भारत पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य बना था। 7वीं बार बना, 7वीं बार यह 2011 में अस्थायी सदस्य बना, 8वीं बार 2021 में बना और 2021 से 22 के लिए अस्थायी सदस्य कौन कौन से थे अपन उनको देखें। तो इसमें मैक्सिको, भारत, आयरलैंड, केन्या और नॉर्वे, ये सभी अस्थायी सदस्य हैं। अभी जो 2023 के बाद जो बने हैं 23 से 24 के बीच, 23 के समाप्त होने के बाद, तो इनको मैं करंट जीके में अभी अपडेट करके भेज दूंगा आपको। हम बात करें तो ये 2021-22 के हैं। अब आपको अपने हिसाब से 23 और 24 के देख लेना है, ठीक है ना। 23 और 24 के जो अस्थायी देश हैं, अस्थायी सदस्य देश हैं, इनको आपको कमेंट में डालना है कि कौन कौन से वो देश हैं। भारत, हम बात करें भारत निर्विरोध चुना गया था 2021 और 22 के बीच में। भारत निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया था एशिया से। भारत के मत में 184 वोट पड़े। पाकिस्तान ने वोट कोई तरफ नहीं दिया क्योंकि पाकिस्तान भारत के विरुद्ध वोट करता, लेकिन भारत के पक्ष में 193 में से 184 वोट मिल गए। तो पाकिस्तान वैसे ही डर गया, उसे लग रहा था हमारे वोट डालने और ना डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसने वोट ही नहीं किया।
और यदि वो करता तो हमारे विपक्ष में करता, और विपक्ष में करने का कोई मतलब ही नहीं था। 5 स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार है, जो स्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद, अब वीटो का पावर क्या होता है? सुरक्षा परिषद के 15 में से 9 सदस्यों द्वारा सकारात्मक मतदान आवश्यक है। किसी भी मुद्दे को पास करवाना हो संयुक्त राष्ट्र संघ में तो 15 में से 9 सदस्यों का सकारात्मक मतदान आवश्यक है। लेकिन इनमें से 5 स्थायी सदस्य, जो 15 सुरक्षा परिषद के सदस्य थे, उन सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी 10 अस्थायी में से किसी भी मुद्दे को पास करवाना हो तो उसमें से 15 में से 9 का होना आवश्यक है। और जो ये 5 होते हैं, 5 स्थायी सदस्य होते हैं, इनमें से पांचों के पांचों का होना अनिवार्य है। 5 में से अगर एक भी सदस्य ने किसी भी मुद्दे से सहमत नहीं होगा तो वह किसी भी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ में पास नहीं होगा। सोवियत संघ ने वीटो का सर्वाधिक प्रयोग किया है। क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि किस देश ने वीटो का सर्वाधिक प्रयोग किया? तो अमेरिका ने वीटो का उपयोग पहली बार 1971 सर्वाधिक प्रयोग जो किया है वो सोवियत संघ अर्थात रूस ने किया है। और अमेरिका ने वीटो का पहली बार उपयोग 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। रोडेशिया 1971 जो विवाद है, इससे संबंधित हमारे वीडियो डला हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले यूपीएससी के पेपर में इससे संबंधित है, जो मेंस पेपर होता है वहां पर आया था 1971 का रोडेशिया वाला प्रश्न। ठीक है, अब बात करें इसके बारे में, वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं, आप देख सकते हो। हाँ, नेक्स्ट है, चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग कब किया? ये पेपर में आता है कि चीन ने पहली बार वीटो का प्रयोग कब किया था? तो अगस्त 1972 में बांग्लादेश के विश्व संस्था में प्रयोग किया था। मतलब जब चीन ने बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश को देखो, बांग्लादेश जो देश है यह कब बना? भारत पाकिस्तान से 1971 के युद्ध के बाद। और जैसे ये नया देश बनता है तो भारत ने सबसे पहले इसे मंजूरी दे दी थी, परंतु अब भारत ने तो मंजूरी दे दी थी, अब इसे संयुक्त राष्ट्र संघ में जब शामिल होना था तो उस समय सभी लोग एग्री हो गए थे, लेकिन चीन ने वीटो पावर का उपयोग कर इसे संस्था में जुड़ने से मना कर दिया। फिर आगे चलकर यह बांग्लादेश सुरक्षा परिषद मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा बन जाता है, लेकिन 1972 में नहीं बन पाया था। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी टोटल 15 सदस्य हैं और यह पुलिस की तरह कार्य करते हैं सुरक्षा परिषद, इसीलिए इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहते हैं सुरक्षा परिषद को। चलिए, तो हम पढ़ने वाले हैं तीसरा। सुरक्षा परिषद जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके हम 2 अंग पढ़ चुके हैं। पहला अंग था महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद। चलिए, तो हम तीसरा अंग पढ़ते हैं। इसका तीसरा जो अंग है उसका नाम है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसकी सदस्य संख्या 54 है। इसकी सदस्य संख्या क्या है? 54। हम बात करें सदस्यों का जो कार्यकाल है वह 3 वर्ष का होता है। पेपर में आ सकता है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मात्र 3 वर्ष का होता है। अब हम जानें कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का उद्देश्य क्या है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद एक स्थायी संस्था है। इसके 1/3 सदस्य प्रति वर्ष पद मुक्त होते हैं, मतलब 1/3 सदस्य इसके पद मुक्त होते हैं 54 में से। अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकता है। जैसे किसी ने अवकाश ग्रहण कर लिया और उसके बाद यह पुनः निर्वाचित हो सकता है, मतलब दोबारा चुनाव लड़ सकता है। प्रत्येक सदस्य को एक ही प्रतिनिधि होता है। इसमें जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, जितने भी देश हैं प्रत्येक देश का एक ही प्रतिनिधि इसमें शामिल होगा। बैठक वर्ष में 2 बार होती है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की। हम बात करें ये कब कब होती है, तो अप्रैल में यह बैठक न्यूयॉर्क में होती है और जुलाई में कहाँ होती है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। परिषद अपना कार्य निम्न आयोगों एवं संस्थाओं से कराती है। आर्थिक एवं सामाजिक जो परिषद है यह अपना जो कार्य है वह निम्न संस्थाओं से करवाती है, जिसमें पहली संस्था है आर्थिक और रोजगार आयोग, दूसरी संस्था है जनसंख्या और यातायात आयोग, और तीसरा है संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष यूनिसेफ। इन पर यह कार्य करती है। चलिए, तो हम बात करते हैं हमारा चौथा पॉइंट। जैसे कि हमने देखा कि महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का मुख्य उद्देश्य
अर्थव्यवस्था को खुशहाल बनाना है संपूर्ण विश्व की। अब बात करते हैं हमारे चौथा जो इसका अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसका नाम है प्रन्यास परिषद। प्रन्यास परिषद, हाँ, प्रन्यास परिषद क्या है और कैसे है, पहले इसको समझें। यूएन ने राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर न्यास पद्धति को ग्रहण किया। मतलब प्रन्यास परिषद में अभी तक जितने भी इसके अंग थे सब में मैंडेट पर पद्धति थी, मतलब वोट करने वाली, जबकि प्रन्यास परिषद में ऐसा नहीं है। इसमें न्यास पद्धति को ग्रहण किया। न्यास पद्धति क्या है और कैसे क्या है, और प्रन्यास परिषद में आखिर होता क्या है। न्यास पद्धति का मूल सिद्धांत पिछड़े और आदिम दिशा वाले प्रदेशों के निवासी जो स्वयं शासन करने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए विकसित देशों का दायित्व है कि वे सहायता तब तक करें जब तक कि वे सक्षम ना हो जाएं। चलिए तो आप हमारी भाषा में समझें कि प्रन्यास परिषद का कार्य क्या है। विश्व के वे सभी देश, वे सभी प्रदेश जो अपने आप में सक्षम नहीं हैं, तो उन पर आपको जाना है, वहां पर शासन करना है, लेकिन शासन करने का उद्देश्य आपको क्या होगा कि उन्हें शासन करने के योग्य वहां के लोगों को बनाना है। जिस दिन वो लोग सक्षम हो जाएं, आप वहां से आएं और उनका प्रशासन उन्हें सौंपें और आप उन देश से बाहर निकल जाएं। ये आपका उद्देश्य है और यही उद्देश्य प्रन्यास परिषद का है। प्रन्यास परिषद में शामिल देश वगैरह पूछे जाते हैं, तो जिन राष्ट्रों को न्यास का भार सौंपा गया है, मतलब प्रन्यास परिषद का भार सौंपा गया है, वे हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन, इन्हें प्रन्यास परिषद का भार सौंपा गया है। अब इनको क्यों सौंपा गया, उसके पीछे की वजह क्या है। देखो यहाँ पर आपको रूस और चीन का नाम नहीं मिलता। रूस, चीन और फ्रांस क्यों नहीं मिलता है, कुछ ऐसी वजह थी। यहाँ का जो कल्चर है, जैसे कि मान लो रूस और चीन, ये तो ऐसे देश हैं जो किसी ना किसी प्रकार से अपने राज्य, अपने देश की सीमा बढ़ाना चाहते हैं, और यदि यह बार इनको दे दिया तो ये कभी उस देश का कब्जा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए इसमें कुछ चुनिंदा देशों को चुना गया है। ये पेपर में कई बार आएगा। रूस, चीन और फ्रांस ऐसे स्थायी सदस्य देश हैं जिन्हें इनको न्यास क्षेत्र में नहीं है, कोई भी न्यास क्षेत्र इन्हें नहीं दिया गया। ना देने के पीछे की वजह हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि यह विस्तारवादी सोच रखते हैं और विस्तारवादी सोच के कारण ये जिस देश पर शासन करेंगे फिर वहां का शासन कभी नहीं छोड़ेंगे। हम बात करें प्रन्यास परिषद में वर्तमान में 12 सदस्य हैं। वर्तमान कितने सदस्य हैं, 12। अब 12 सदस्यों के हम बात करें, प्रबंधनकर्ता जो होते हैं इसमें 4 होते हैं। स्थायी सदस्यों में से 3 सुरक्षा परिषद के सदस्य होते हैं इसकी, और निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं, 5। इस तरह से यह टोटल कितने हो जाते हैं, 12। इसको बहुत अच्छे से हम समझाएंगे। प्रन्यास परिषद एक बात तो आपको समझ में आ गई कि जो कमजोर देश हैं, जो अपना शासन स्वयं नहीं चला सकते हैं, उन देशों पर जाना है, वहां शासन करना है और वहां के लोगों को शासन करने के योग्य बनाना है। जिस दिन वो सक्षम हो जाए वहां से आपको वापस आ जाना है। यही प्रन्यास परिषद का मुख्य कार्य है। अब बात करें 1 नवंबर 1994 को, 1 नवंबर 1994 को अमेरिका द्वारा प्रशांत द्वीपीय पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही प्रन्यास परिषद का कार्य लगभग समाप्त हो गया। होता क्या है कि प्रन्यास परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ के समय बनाया गया था, लेकिन 1994 1 नवंबर 1994 को अमेरिका ने एक नए देश पलाऊ को आज़ाद कर दिया और वहां का शासन उनके हाथ में छोड़ दिया, और अब कोई भी ऐसा देश नहीं है जो प्रन्यास परिषद के अधीन हो। कहने का मतलब है कि अब सभी देश अपना स्वयं का शासन कर सकते हैं, इसीलिए प्रन्यास परिषद का कार्य लगभग सभी समाप्त कर दिया। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का 5वां जो अंग है, जिसे कहते हैं सचिवालय। सचिवालय यूएन के दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाता है। सचिवालय जो होता है संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाता है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है। सचिवालय का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, महासचिव, जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। मतलब जो सचिवालय जो होता है, यहाँ दिन प्रतिदिन का कार्य चलता है और यहीं पर एक महासचिव चुना जाता है। महासचिव
जो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। ये बहुत ही बड़ा पद होता है। वर्तमान में इसके जो महासचिव हैं, जो 2017 से बने हुए थे, एंटोनियो गुटेरस, ये जो पुर्तगाल के थे, ये 2017 से बने हुए थे। और ये एकदम आपको रटना नहीं है, क्योंकि करंट में वर्तमान में कौन बदल जाए पहले ही आपको अलग से पढ़ के जाना है, क्योंकि वर्तमान में महासचिव आपको सर्च करना है, जो होंगे उनको आपको अपने रजिस्टर वगैरह में जहां भी आप नोट कर रहे हो वहां पे लिख लेना। हाँ, घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। घोषणा पत्र के अनुसार जो महासचिव होता है यह प्रमुख या मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। चलिए तो हम बात करें महासचिव की, क्योंकि महासचिव की जो नियुक्ति होती है वो सचिवालय करता है। महासचिव के बारे में बात करें तो कितने लोग अभी तक महासचिव बने हैं, तो अभी तक कुल 9 लोग महासचिव बने हैं। त्रेगवैली नॉर्वे के, डेंग हैमर होल्डे स्वीडन के, यूथांट म्यांमार के, कुर्त वाल्डीहीम ऑस्ट्रेलिया के, पेरियर पेरिस दा कुयार ये फिर पेरू के, बुतरस बुतरस घाली जो हैं ये मिस्र के, कोफी अन्नान ये घाना देश के थे, वान की मून दक्षिण कोरिया की और एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के। तो ये हैं क्या महासचिव। अब बात करते हैं इन महासचिव को, उनके कार्यकाल कौन कब से कब तक रहा ये आपको पढ़ लेना है। और हम बात करें यह किस कारण इनने ये क्या इस्तीफा दिया, क्या है क्या नहीं है। तो महासचिव पर मेरी ऑलरेडी अलग से वीडियो है जिसमें आप 9 देशों के 9 ही महासचिव को आप याद कर लोगे, और साथ में वह किस देश के हैं और कब से कब तक रहे, तो वो सभी आपको ट्रिक से याद करवाए गए हैं। ठीक है, चलिए तो हम आगे चलते हैं महासचिव के बाद। अब बात करें लास्ट और अंतिम जो पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ का, जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय हैंग नीदरलैंड में बना हुआ है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। स्थापना की चर्चा करें तो इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। इस न्यायालय की समयावधि में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसमें 5 अध्याय हैं और 70 अनुच्छेद हैं। न्यायाधीशों की संख्या यहाँ पर 15 है। और हम बात करें कार्यकाल, तो इसका कार्यकाल जो यहाँ पर न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है यह भारत का और संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा न्यायालय है। कार्यकाल यहाँ के न्यायाधीशों का 9 वर्ष का होता है और कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। और अब हम बात करें, ये तो अवकाश ग्रहण करते हैं और कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते। मतलब जो 15 न्यायाधीश हैं उनमें से 2 न्यायाधीश किसी भी एक ही देश के नहीं हो सकते, वो अलग अलग देशों के होने चाहिए। न्यायाधीश अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष भी चुनता है, को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। न्यायाधीश अपने में से जो 15 न्यायाधीश होते हैं उनमें से एक को न्यायाधीशों का अध्यक्ष बनाया जाता है और वो अपने आप में से देखते हैं और 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुना जाता है। उसके बाद नया अध्यक्ष बन जाएगा। न्यायाधीश की सरकारी भाषाएं, न्यायालय जो होता है, न्यायालय की जो सरकारी भाषाएं हैं वहां पर कौन कौन सी चलती हैं, तो वहां चलती हैं फ्रेंच एवं अंग्रेजी। न्यायालय की कोरम संख्या या गणपूर्ति जो संख्या है वो कितनी है? 9। पेपर में एक कई बार आ चुका है। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश एवं कार्यकाल, तो इनके बारे में जो कार्यकाल वगैरह है ये देखें। बेनिगल रामाराव 1952 से 1953 के बीच रहे अंतर्राष्ट्रीय। नागेंद्र सैद 73 से 88 तक रहे, बीच में भी बहुत सारे आए। रघुनंदन पाठक 89 से 91, दलवीर भंडारी 2012 से 17। तो ये अभी आप ऐसे ना देखें, आप तो ये देखें कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसमें भारतीय न्यायाधीश कौन कौन से रहे। तो भारतीय न्यायाधीश अभी तक केवल और केवल 4 हुए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सेवाएं अपनी दे चुके हैं। ये बहुत बड़ा पद होता है। हम बात करें यूएन के सभी अंगों के मुख्यालय कहाँ पर हैं? न्यूयॉर्क में। यूएन के जितने भी अंग हैं सभी के मुख्यालय न्यूयॉर्क में हैं। केवल एक ही जो अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय है नीदरलैंड में है।
हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ का 32वां अधिवेशन चल रहा था और उस अधिवेशन में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 32वें अधिवेशन को में 1977 में यहाँ जो भाषण देने वाले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी में दिया था, पहली बार दिया था, उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह है बात है 4 अक्टूबर 1977 की। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण एवं अन्य संगठन, इसके विशिष्ट अभिकरण और बहुत सारे संगठन हैं, इनको अपन अलग ही वीडियो में देखेंगे। चलिए तो दोस्तों, इस हिसाब से संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यह कंप्लीट होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में आपको महत्वपूर्ण क्या मिला, सबसे पहले तो जैसे कि आपने वीडियो देखा, वीडियो में क्या है कि मैंने केवल और केवल इसके बारे में जो जानकारी थी केवल और केवल उतनी ही बात की, एक्स्ट्रा आपका फालतू का समय बर्बाद नहीं किया। और यहाँ से आप देखें मैंने आपको क्या बताया, एक तो ये बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का पुराना नाम क्या था, उसको लीग ऑफ नेशंस कहते हैं। फिर जो नया संघ बनता है संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसके अंग कितने हैं, 6, और 6 अंगों के बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी। इस सभी जानकारी के बाद दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार हुआ हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को कमेंट में उनको शेयर करें। शेयर उन्हीं दोस्तों को करना है जिनका आपको भविष्य बनाना हो, क्योंकि हमारे वीडियो में अलग से आपको कोई समय लगता नहीं है, हम केवल आप लोग को ज्ञान की बातें ही बताते हैं। चलिए तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।